नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल अवेयरनेस आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशंस में पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस हैं वो अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी conducted by यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 21st, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। मतलब है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ऑप्शन है हमारे बिहार, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा डी राजस्थान। राजस्थान में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो बिहार में विधानसभा है और विधान परिषद दोनों ही है, कर्नाटका में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जबकि राजस्थान में नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स ऑल्सो। मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है। पक्षी है उसकी उड़ान आगे की ओर होती है, परंतु इनमें से कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए हमिंग बर्ड, बी नाइटिंगल, सी किंगफिशर, डी स्पैरो। तो आपने ये सभी पक्षी देखे हैं, निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता है। करेक्ट आंसर होगा ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड है वो दोनों ही साइड में उड़ सकती है, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, साथ में ही एक जगह पर वो स्थिर हो सकती है, उड़ान करते करते एक जगह पर रुक सकती है। और आपको ये भी मालूम है कि हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी होता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और नाइटिंगेल है वो पीछे की ओर नहीं उड़ सकती, किंगफिशर भी नहीं उड़ सकती और स्पैरो भी नहीं उड़ सकती। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, इन द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 द कंसेंट ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में जो कानून आया उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल की गई हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए व्हेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर इट्स ओन यूज होल्ड एंड कंट्रोल इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर ए पब्लिक पर्पज। बी व्हेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर इट्स ओन यूज होल्ड एंड कंट्रोल फॉर द purpose of setting up agro-processing projects. C. When the appropriate government acquires and owns land for public purpose for private-public partnership projects. D. When the appropriate government acquires land for its own use, hold and control for the improvement of the village sites. सही उत्तर है सी व्हेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स एंड ओन्स लैंड फॉर पब्लिक पर्पज फॉर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु वॉन गोल्ड मेडल ऑफ मेन जेवलिन थ्रो इन द रियो पैरालंपिक्स 2016। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। तो ये 2016 के उस टाइम के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जो कि तत्कालीन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए मरियप्पन थंगावेलु, बी देवेंद्र झाझरिया, सी वरुण सिंह भाटी, डी पूजा रानी। करेक्ट आंसर इज बी देवेंद्र झाझड़िया ने रियो पैरालंपिक 2016 में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता था। और आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक में
भाला फेंक में सेम कंपटीशन है, भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? कितने वर्षा वाले वन को उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं? ऑप्शन ए, रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। बी, रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। सी, रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। डी, आर फाउंड इन एरियाज कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स। तो सही उत्तर होगा ए, रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 70 टू 200 सेंटीमीटर एनुअली। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द डिफरेंट वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज, लिस्ट ए विद द सिटी और स्टेट विच इट इज एसोसिएटेड। लिस्ट बी मतलब लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं किस टाइप की नक्काशी है, कौन से टाइप की लकड़ी यूज करते हैं। तो लिस्ट ए और बी को मैच करना है। लिस्ट ए में क्या दिए हैं? सबसे पहले फर्स्ट है सीसम वुड कार्विंग, सेकंड वॉलनट वुड कार्विंग, थर्ड वुड इनले, फोर्थ वुड लैक्योर वेयर। लिस्ट बी देखते हैं क्या है। ए, एलिकोपक्का, बी, सहारनपुर, सी, कश्मीर, डी, मैसूर। तो यहाँ पर लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी है और कौन से क्षेत्र में वो पाई जाती है वो मैच करना है। ऑप्शन ए बी डी सी, बी बी सी डी ए, सी ए डी सी बी, डी सी डी बी ए। इसका सही उत्तर है बी, बी सी डी ए। बी सी डी ए इसको मैच करके देखते हैं। बी, सीसम वुड कार्विंग है वो पाई जाती है सहारनपुर में। उसके बाद में वॉलनट वुड कार्विंग है वो पाई जाती है कश्मीर में, और वुड इनले है वो मिलता है मैसूर में, और वुड लैक्योर वेयर मिलेंगे एलिकोपक्का में। तो इस तरीके से ये मैच हो जाते हैं। शीशम नक्काशी मिलेगी सहारनपुर में, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी है वो निश्चित रूप से कश्मीर में मिलेगी, और लकड़ी की जड़ाई है वो कहाँ पर मिलती है? ये मिलेगी मैसूर में। तो डी होगा मैच सही। और लकड़ी के तेलीय पदार्थ हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एलिकोपक्का में। Question number 27, which of the following date on every year International Council on Monuments and Sites celebrates as International Day for Monuments and Sites? यानी कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 19 मई, बी, 2 अक्टूबर, सी, 19 नवंबर, डी, 18 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा डी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका इज ए साइट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? मतलब है कि भीमबेटका भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस कालखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए, पैलियोलिथिक पीरियड, बी, नियोलिथिक पीरियड, सी, हड़प्पन कल्चर, डी, द चालकोलिथिक पीरियड। तो सही उत्तर होगा इसका ए, पैलियोलिथिक पीरियड। मतलब इनके सभी के हिंदी मतलब बता देता हूं मैं आपको। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है पुरापाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है नवपाषाण काल। हड़प्पन कल्चर तो आपको पता है हड़प्पा संस्कृति, और चौथा है द चालकोलिथिक पीरियड का मतलब होता है ताम्रपाषाण काल। तो भीमबेटका एक पुरापाषाण काल की ऐतिहासिक गुफाएं हैं। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है।
Question number 29. Which of the following statement is not a correct statement for the overseas citizens of India OCI under the Citizenship Act of India 1955 as amended in 2005 and 2015? 2005 और 2015 में संशोधित भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के विदेशी नागरिकों ओसीआई के लिए सही कथन नहीं है? तो हमें सही कथन जो नहीं है उसको ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं। ए, एन ओसीआई होल्ड्स डुअल सिटीजनशिप। बी, एन ओसीआई कैन नॉट वोट इन इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन इंडिया। सी, an OCI does not require a visa to travel to India. D, an OCI is a citizen of a country other than India. Correct answer is A. An OCI holds dual citizenship. जो OCI होते हैं उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, बाकी सारे हैं वो सही है जो 2005 और 2015 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में बताए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38. द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज CACP recommends remunerative prices for some agricultural commodities including cotton. Which of the following is not taken into account by CACP while recommending the minimum support price for cotton? क्वेश्चन है वो उस समय पर पूछा गया था, परंतु किसान आंदोलन के लिए अभी भी ये क्वेश्चन है फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि किसान है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आंदोलनरत हैं। तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कपास सहित कुछ कृषि वस्तुओं के लिए लाभकारी कीमतों की सिफारिश करता है। कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय CACP द्वारा निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स। बी, एस्केलेशन इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सी, रीजनेबल मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट्स फॉर फार्मर टू सस्टेन हिज इंटरेस्ट इन कॉटन कल्टीवेशन। डी, द इम्पैक्ट ऑफ वेदर कंडीशन ऑन आउटपुट। इसका सही उत्तर है डी, द इम्पैक्ट ऑफ वेदर कंडीशन ऑन आउटपुट। इसको ध्यान में नहीं रखा जाता। बाकी MACP निर्धारित करने के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा, एस्केलेशन इन कॉस्ट ऑफ इनपुट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये भी, और रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द फार्मर टू सस्टेन हिज इंटरेस्ट इन कॉटन कल्टीवेशन, ये सब चीजें ध्यान रखी जाएंगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31. इन विच टू इंडियन स्टेट्स of the forementioned below, it is necessary to hold certain minimum educational qualifications to be eligible to contest पंचायत इलेक्शन। हिंदी अर्थ देखते हैं। निम्नलिखित चार में से किन दो भारतीय राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना आवश्यक है? कोड्स देखते हैं। ए, फर्स्ट एंड सेकंड। बी, सेकंड एंड फोर्थ। सी, सेकंड एंड थर्ड। डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड फोर्थ। हरियाणा और राजस्थान ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो रखी है पंचायत चुनावों के लिए। सरपंच या वार्ड पंच या मेंबर्स होते हैं उनके लिए। तो इसमें बाद में संशोधन कर दिया गया है, परंतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। Question number 32. The speed of sound in air at 0 degree Celsius and at 22 डिग्री सेल्सियस आर। साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मतलब देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है? वायु में ध्वनि की चाल है वो हमें पता लगानी है। ऑप्शन ए 331 मीटर पर सेकेंड एंड 344 मीटर पर सेकेंड। बी, 344 मीटर पर सेकेंड एंड 331 मीटर पर सेकेंड। सी, 344 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 331 किलोमीटर पर सेकेंड।
डी 331 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 344 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 331 मीटर पर सेकेंड एंड 344 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री पर होगा 331 मीटर पर सेकेंड और 22 डिग्री पर होगा 344 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस डाटा। मतलब कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन देखते हैं, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप कमेंट करिए कि भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2021 में जनगणना है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो अभी 2011 के डाटा है वो उनको ही लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, बेस्ड ऑन द विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रुप दैट हैज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल्स आर क्लासिफाइड एज। साइंस पर क्वेश्चन पूछा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। जीवित जीवों के विटेकर वर्गीकरण के आधार पर जिस समूह में कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय यूकैरियोट होते हैं उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। कौन से ग्रुप में रखेंगे? जो कि मल्टी सेलुलर है और उनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे विटेकर के अनुसार? ऑप्शन देखते हैं, ए प्रोटिस्टा, बी फंगी, सी प्लांटी, डी एनिमेलिया। इसका सही उत्तर होगा सी प्लांटी। प्लांट हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है और साथ में ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो विटेकर ने इनको रखा था प्लांटी में। क्वेश्चन नंबर 35, द अलाई दरवाजा बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी इज इन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा है कहां पर स्थापित है, कहां बनवाया था? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। करेक्ट आंसर इज बी दिल्ली। दिल्ली में अलाई दरवाजा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाया। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए, लिस्ट बी। ए अर्जुन अवार्ड, बी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सी द्रोणाचार्य अवार्ड, डी ध्यानचंद अवार्ड। तो इसको हमें देखना है, यहां पर मैच करना है। फॉर कोचेज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। सेकेंड, फॉर कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 years। थर्ड, फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। फोर्थ, फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ by a sport person over a period of 4 years in sports। तो सही उत्तर हो जाएगा ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है सेकंड के लिए फॉर कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 years इन स्पोर्ट्स। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये अभी यहां पर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय ए स्पोर्ट पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। इसके बाद में सी में क्या होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? फॉर कोचेज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। और ध्यानचंद अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? तीसरा हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो मित्रों आपको अभी लेटेस्ट जो चेंज है, राजीव गांधी खेल रत्न है वो उसका क्या नाम रख दिया गया,
अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसका नाम बदला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका नाम क्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन 5 सितंबर 2016। मतलब है 5 सितंबर 2016 को भारत के किस पड़ोसी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन सुनते हैं। ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। करेक्ट आंसर इज बी, श्रीलंका। श्रीलंका को 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के तत्कालीन जीके के अनुसार, करंट अफेयर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन द। मतलब है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि मानी जाती है? ये इकोनॉमिक्स से पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर, डी ऑर्गेनिक सेक्टर। इसका सही उत्तर होगा ए प्राइमरी सेक्टर। जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उस गतिविधि को शामिल किया जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज एनफोर्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब है चुनाव के दौरान भारत के चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नागरिक शास्त्र क्वेश्चन पूछ लिया है। जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्षेत्र से क्वेश्चन उठाया जा सकता है और सभी का हमें जानकारी होना जरूरी है। ऑप्शन सुनते हैं। ए हैज ए स्टेटरी स्टेटस, बी फाइंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी इज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, डी मैंडेटरी रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। करेक्ट आंसर इज डी मैंडेटरी रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में होती है, जहां पर सरकार है वो कोई नई घोषणा नहीं कर सकती, कोई नए वैकेंसी नहीं निकाल सकती है, नए अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है, कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकती, लुभावने वादे नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो इलेक्शन है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो जिस दिन चुनावों की घोषणा होती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। और ये आदर्श आचार संहिता है वो क्यों लागू होती है? फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 40, द लॉ आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग ए सेंट्रल डिप्रेशन आर कोल्ड। मतलब है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों में एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां होती हैं, कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए गोएट्स, बी सबमरीन कैन्योन्स, सी अटॉल, डी सी माउंट्स। करेक्ट ऑप्शन है इसका होगा सी, अटॉल बोलते हैं उसको। इस तरीके के जो कोरल रीफ्स तैयार होती हैं उनको हम बोलते हैं अटॉल्स। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले सालों में पूछे गए थे और अभी भी वही इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जीके के सीरीज। मेरे चैनल पर बहुत सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं। आप सभी वीडियो देखें और अपने आप को तैयार करें। और अगर आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।